नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साठोत्तरी कहानी इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि साठोत्तरी कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये समझेंगे। साथ ही साठोत्तरी कहानी में पीढ़ियों की टकराहट को किस तरह से उभारा गया है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में साठोत्तरी कहानी में अभिव्यक्त स्त्री जीवन के नए यथार्थ इस टॉपिक पर बात करेंगे। साथ ही नए शिल्प की तलाश जो की गई है इसमें, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नई कहानी, जो कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, तो नई कहानी के महिमा मंडन तथा सन 60 के बाद उभरने वाली कथाकार पीढ़ी की एक कथा गोष्ठी 1965 में कलकत्ता में की गई, जिसमें कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल, मधुकर सिंह आदि ने भाग लिया। ठीक है, तो क्लियर है। 1965 में कलकत्ता में गोष्ठी की गई जिसमें ये साहित्यकार भाग लिए, और इनमें से सिर्फ कमलेश्वर को छोड़कर से सभी जो कथाकार हैं वे साठोत्तरी कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट होता है साठोत्तरी अर्थात क्या है, 60 के दशक के बाद, अर्थात ऐसे कहा जा सकता है कि 1960 के बाद का समय यह साठोत्तरी कहा जाता है। साठोत्तरी दौर की कहानियों को 60 के बाद की कहानी या फिर समकालीन कहानी, आज की कहानी तथा अकहानी, इन नामों से जाना जाता है। साठोत्तरी कहानी अनुभव की प्रामाणिकता को अत्यधिक महत्व देते हुए अपनी पूर्ववर्ती कहानियों की तुलना में बिल्कुल भिन्न है ना, इसमें नयापन है। इस दौर की कहानियों में स्त्री पुरुष के संबंधों के चित्रण के आधार पर बोल्डनेस को बढ़ावा मिला है, तो परंपरागत धारणाओं तथा समाज व परिवार से जुड़ी नैतिकताओं पर वज्रपात हुआ है। अर्थात इन कहानियों में बहुत ज़्यादा नैतिकता का जो हम लोग बात करते हैं उसका वर्णन नहीं किया गया है, जिसको आप कहानी में अश्लीलता का प्रवेश माना जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये साठोत्तरी कहानियों से ही कहानियों में अश्लीलता का प्रवेश हुआ है ना। अर्थात जिस बारे में हम लोग सामान्यतः खुले तौर पर बात करना नहीं चाहते हैं, है ना, जैसे स्त्री पुरुष का अंतरंग संबंध, है ना, या फिर सेक्स का चित्रण, तो इन कहानियों में इन बातों को भी बहुत ही सहजता से कहा गया। तो कहा जा सकता है कि खुलापन साठोत्तरी कहानी की मुख्य विशेषता है, जिसके अंतर्गत महानगरीय जीवन की विसंगतियों और विद्रूपताओं को खुले रूप से व्यक्त किया गया है। ठीक है, अर्थात जो महानगरीय जीवन की जो विसंगतियां हैं, है ना, या फिर जो विपत्तियां आती है या जो विद्रूपताएं हैं, है ना, इसको खुले तौर पर वर्णन किया गया। और सेक्स का चित्रण भी इस दौर की कहानियों में खूब किया गया, जिसके कारण साठोत्तरी कहानी पर अश्लीलता का आरोप भी लगा है। राजकमल चौधरी, ममता कालिया, महेंद्र भल्ला आदि कहानीकारों ने स्त्री पुरुष संबंधों को नए नज़रिए से देखते हुए अंतरंग क्षणों को भी कहानी का विषय बनाया है ना। उदाहरण के तौर पर श्रीकांत वर्मा की 7 ट्यूमर ये कहानियाँ, महेंद्र भल्ला की एक पति के नोट्स इसके सशक्त प्रमाण हैं। वैसे ही महानगरीय मध्य वर्गीय जीवन की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों को ज्ञान रंजन का जो कहानी है पिता, या फिर दूधनाथ सिंह की रिच कहानियों के माध्यम से भी उजागर किया गया है। अनुभव की प्रामाणिकता को आधार बनाकर साठोत्तरी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में बिंबों और प्रतीकों का भी बखूबी से प्रयोग करते हुए मैं शैली को प्रचलित किया। मैं शैली, इस तरह की कहानियाँ आपने पढ़ी भी होगी, है ना, जिसमें क्या कहते हैं, लेखक खुद ही क्या है, एक कैरेक्टर बन जाते हैं, है ना, और मैं शैली में उसका रचना करते हैं।
जिसके कारण घटनाएं, प्रकरण, विवरण के स्थान पर स्थितियां, परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती चली गई। अब देख लेंगे मध्य वर्ग की विसंगतियों और अंतर विरोध, है ना। तो स्वतंत्रता के उपरांत कहानी साहित्य का केंद्र बिंदु मध्य वर्ग ही बना, जिसकी समस्याओं, दुविधाओं, अंतर विरोधों तथा जटिलताओं को कुंठाओं, अकेलेपन, घुटन, भटकाव आदि के रूप में केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ, है ना। अर्थात ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो समस्याएं हैं, यही कहानी का केंद्रीय बिंदु हुआ, है ना, जो कि साठोत्तरी कहानी की मुख्य पहचान भी बनी, है ना। पीढ़ियों की टकराहट का अगर बात करते हैं, हम लोग ये बात सामान्यतः कहते रहते हैं कि जनरेशन गैप, है ना। तो साठोत्तरी कहानियों में इस जनरेशन गैप को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना। पीढ़ियों की टकराहट समझते हैं इसको। ज्ञानरंजन साठोत्तरी कहानी के दौर के प्रतिनिधि कहानीकार हैं, जिन्होंने फैंस के इधर उधर, पिता और घंटा जैसी कहानियों में क्या है, ये पीढ़ियों के टकराहट को दिखाए हैं, है ना। जैसे उन्हीं का कहानी पिता के माध्यम से पिता पुत्र के संबंधों के मध्य दो अस्मिताओं तथा पीढ़ियों की टकराहट को दिखाया गया है, जिसमें सामने पिता चट्टान की तरह खड़ा है और पुत्र उस चट्टान को लांघना चाहता है पर विवश है ना। तो अर्थात इस तरह की जो बातें हैं, दो पीढ़ियों के बीच का जो टकराहट, इसको बखूबी तरीके से दिखाया गया है। वैसे ही फैंस के इधर उधर नामक जो कहानी है, तो इसमें परंपरा के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाते हुए आधुनिकता को वर्ण करने की सहमति दर्शाई गई है, जिसमें दो परिवारों के संदर्भ में सामंती और आधुनिक जीवन पद्धति और मानसिकता को एक दूसरे से संबंधित दिखाया गया है। वस्तुतः ज्ञानरंजन की कहानियों का केंद्र परिवार ही रहा है तथा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का जो संबंध है, इसी को ये दिखाने वाली कहानियाँ हैं, है ना। वैसे ही अगर दूधनाथ सिंह का बात करें, तो दूधनाथ सिंह ने भी अपनी 1960 के बाद की लिखी कहानियों जैसे कि रक्तपात, प्रतिरोध, रीछ, आइसबर्ग, ये सब में मध्यवर्गीय निराशा, कुंठा, बेचैनी आदि को सीधे सीधे तो कभी प्रतीकों के रूप में, फैंटेसी के रूप में, स्वप्न कथाओं के माध्यम से दर्शाया है ना। अर्थात इन बिंदुओं को कभी तो वो सीधे सीधे बताते हैं, तो कभी कोई प्रतीक के माध्यम से या फिर कोई स्वप्न कथा के माध्यम से, फैंटेसी के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। उनके अलावा उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी महत्वपूर्ण कहानी है, शायद आप भी पढ़े होंगे, है ना। वैसे ही काशीनाथ सिंह की सुख कहानी में व्यक्ति के अपने ही परिवार से बड़े अंतराल के बाद लौटने से उपजे अजनबीपन और अपरिचय की भावना को अपनी कथा यात्रा के आधार दर्शाते हैं, है ना। वापसी में भी वही बात है और सुख नामक कहानी में भी वही बात है। जब क्या करते हैं, जैसे वापसी में आप जानेंगे कि रिटायरमेंट के बाद जब वो वापस आते हैं ना, तो घर में जो परिस्थितियां बनती है और अंततः उसे फिर से लौट के अपने काम में जाना पड़ता है ना। तो इन बातों को बखूबी से उन्होंने स्पष्ट किया। रविंद्र कालिया भी 9 साल की छोटी पत्नी, त्यागपत्र जैसी कहानियों के द्वारा पति पत्नी के बदलते संबंधों को नए यथार्थबोध के साथ उठाकर विवाहिता प्रेम को सहज रूप में स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। तो महेंद्र भल्ला एक पति के नोट्स कहानी में रिश्तों को आधुनिकता की पोशाक पहनाकर अलग अलग रूपों में दर्शाते हैं। वैसे ही अगर राजकमल चौधरी, गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चतुर्वेदी ने भी इसी प्रकार से प्रेम, परिवार और सेक्स को अपनी कहानियों में प्रामाणिक अनुभव के साथ प्रस्तुत किए हैं, है ना। वैसे ही अगर बात करें
स्त्री जीवन का नया यथार्थ, है ना। तो ये टॉपिक भी क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि साठोत्तरी कहानी में स्त्रियों जीवन के जो नए यथार्थ है उसका परिचय दीजिए, है ना। तो साठोत्तरी कहानी के दौर में स्त्री कथाकारों जैसे उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, है ना, इन्होंने स्त्री जीवन के यथार्थ को नए कोण से देखते परखते हुए लेखन की शुरुआत की। अर्थात इस बारे में इन्होंने अपनी दृष्टिकोण, नई दृष्टिकोण भी सामने रखी। ममता कालिया ने वे तीन और वह, बीमारी, छुटकारा, है ना, अपत्नी जैसी कहानियों में मध्यवर्गीय शहरी दाम्पत्य जीवन और उसके अंतर्विरोधों को, तो मन्नू भंडारी ने अकेली नामक कहानी में स्त्री मन को नए धरातल पर देखने का प्रयास किया है ना। वैसे ही उषा प्रियंवदा की रुकोगी नहीं राधिका तथा वापसी, इन कहानियों को इसमें स्त्रियों को नए किरदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज का दिन, स्पीड ब्रेकर, एक नई मीरा जैसी कहानियों में कुसुम अंसल ने अभिजात वर्ग की स्त्रियों की पीड़ा को मुखरित किया है। वैसे ही 60 के दशक के बाद मृदुला गर्ग, मंजुल भगत आदि महिला कथाकारों ने भी अपनी लेखनी के द्वारा उच्च तथा मध्य वर्ग की स्त्रियों तथा स्त्री पुरुष के संबंधों में आते बदलाव को अत्यधिक सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया है ना। अब देख लेते हैं जो आज का लास्ट टॉपिक है, वो है नए शिल्प की तलाश। तो कहानीकार अपने समय का वर्णन करते हुए कल्पना के निकट होने पर भी सच को रूपायित करने के लिए नएपन की तलाश करते हैं, जिनके कारण कहानी का विषय, समय और परिवेश के साथ ही कहानी कहने के तरीके में भी परिवर्तन आ जाता है। आज़ादी के बाद नई कहानी का नयापन इसी का परिणाम था और साठोत्तरी कहानी भी इसी तरीके से अपने को नई कहानी से अलग करने के लिए प्रयासरत हुई। साठोत्तरी कहानी में अनुभव की प्रामाणिकता पर विशेष बल दिया गया है ना। तो ये टॉपिक है कि प्रामाणिकता पर विशेष बल दिया गया, जिसे ज्ञानरंजन ने पिता, अमरूद का पेड़, फैंस के इधर उधर जैसी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए प्रतीकात्मकता तथा संस्मरणात्मक शैली की कहानियों में नवीन प्रयोग किया। शिल्प की दृष्टि से दूधनाथ सिंह ने रक्तपात और रिच कहानियों में प्रतीकों के द्वारा पात्रों और परिवेश के आंतरिक मनोजगत की त्रासदी को उजागर करने का सफल प्रयास किया है। इसी प्रकार काशीनाथ सिंह ने सुख, लोग बिस्तरों पर, रविंद्र कालिया ने 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, राजकमल चौधरी ने पत्थर के नीचे दबे हाथ जैसी कहानियों में प्रतीकात्मक भाषा, संकेत, मिथकों आदि के द्वारा महानगरीय जीवन, स्त्री पुरुष संबंधों आदि को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।